नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथ ही आपका सहयोगी आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट लल्लन टॉप क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और सभी साथियों को एक बार वीडियो को शेयर करना है। आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास को पूरा देखना है, ईमानदारी के साथ इसे कंप्लीट करना है। आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो इन शॉर्ट नोट्स की सहायता से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और सभी चीज़ों को समझ भी सकते हैं। तो आइए आप सभी के लिए आज के करंट अफेयर पर हम चर्चा करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। इसमें आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और एक टॉपिक भी आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाते हैं? 8 जून को। इसे स्टार्ट कब से किया गया था? सन 2000 से इसे स्टार्ट किया गया था। ये ट्यूमर क्या होता है? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। जबकि इसे हम क्या कहते हैं? कैंसर भी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? और ऑन्कोलॉजी। कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को। ऐसे ही 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो मैंने आपको यहाँ पर गलत कर दिया था, कल 1 जनवरी बोल दिया था। तो यहाँ पर आप सभी लोग 4 जनवरी कर लें और 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे कि सर ये जो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है इसकी 2022 की थीम क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। क्या थीम है इसकी? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। क्या है मित्रों? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर 2022 की इसकी थीम है। ठीक है। ऐसे हमें एक क्वेश्चन याद रखना है। क्या है क्वेश्चन? ईसीजी। ये ईसीजी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जहाँ जहाँ कार्डियो आता है वह किससे संबंधित होता है? हृदय से। तो हृदय की जो हमारी धड़कन होती हैं उन सभी को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, है ना। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? हाइपोथैलेमस। जबकि मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और कैंसर डे मनाते हैं 4 फरवरी को। ठीक है। अब आप सभी के लिए ब्रेन संबंधित एक टॉपिक मैंने आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है, तो इस चीज़ को आप देखना और दिखाता हूँ आपको ये टॉपिक। देखिए मित्रों, जो हमारा ब्रेन होता है इसे तंत्र या नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किसके? नर्वस सिस्टम के। ये 2 प्रकार का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक हमारा ब्रेन होता है और एक होता है हमारा मेरुरज्जु, जिसे हम पाइनल क्रोड के नाम से जानते हैं। इस मस्तिष्क में क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है। ठीक है। यानी हम इसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जबकि इसमें हमारा क्या क्या होता है? तो देखिए मित्रों, इसमें होता है हमारा एक स्वास्थ्य तंत्र का तंत्र होता है। इसमें होता है ऐच्छिक तंत्र का तंत्र। जो हमारी तंत्रिका होती हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक इसी में पाई जाती हैं। ठीक है। जैसे हंसना, रोना, नाचना, गाना, और देखिए मित्रों आंसू का कंट्रोल करना, शरीर का कंट्रोल करना, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाती हैं? छींकना, है ना। ये सारी की चीज़ें हमारी हो जाती हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में सम्मिलित रहती हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो संवेदी तंत्र का तंत्र यानी सेंसरी, और एक होती है प्रेरक तंत्र का तंत्र जिसे मोटर नर्वस कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होती है परानुकंपी तंत्रिका और एक होती है अनुकंपी तंत्रिका। तो ये हमारा एक सिस्टम था जो हमारे ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित था। इन्हें आप सभी लोग याद कर लेना। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। मस्तिष्क 4 है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जन समर्थ पोर्टल। कौन सा मित्रों? जन समर्थ पोर्टल। ये किससे संबंधित है? तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। और कैसी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना है? तो ये 13 सरकारी योजना है जो ऋणदाता और लाभार्थियों के मध्य एक सीधा कनेक्शन हो सके, उसमें सहायता कर सके। इसके लिए क्या किया गया है? जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, चौथा राज्य। मतलब कौन सा मित्रों? चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, है ना। ये चौथा हमारा सूचकांक आया है। और कौन सा आया है मित्रों? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक।
आप सभी को बताया हाल ही में हमने खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया था, कब? तो 7 जून को। उसी के चलते एक सूचकांक जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन रहा है, तो वह तमिलनाडु। छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है गोवा, और केंद्रीय जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश देश हैं इनमें टॉप पर रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, बात आई है तमिलनाडु की, तो एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, नाल मुसलमान योजना और हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति जारी की थी तमिलनाडु ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन.के. स्टालिन, और इनकी एक फेमस बुक का नाम है जिन्होंने हाल ही में इसे लिखा था, उमलिंग ओरुवन। कौन सी मित्रों? उमलिंग ओरुवन। अब ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसे जारी किया था किसने? तो फसाई। आप सभी लोगों ने देखा होगा फसाई, हमारे जितने खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं उन सभी के पीछे लिखा होता है फसाई। ऐसे ही इसे लॉन्च किसने किया है? तो मनसुख मंडाविया। और ये कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं। हाल ही में खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो डॉक्टर सिंथिया को खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सी ललन टॉप जानकारियाँ इस क्वेश्चन में आप सभी को दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप अगर सभी लोग देख रहे हैं तो अपना 1 नंबर पक्का कर लीजिए। आप सभी को बहुत बेहतरीन जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ। तो देखो मित्रों, क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिम ऑफ द पैसिफिक्स, कौन सी मित्रों? रिम ऑफ द पैसिफिक्स 2022, ये क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा नौ सैनिक युद्धाभ्यास है जो 28वां संस्करण इसका 2022 में आयोजित किया जा रहा है। रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 ये है क्या? तो इसमें भारत भी शामिल हुआ है। ठीक है मित्रों, और भारत का तरफ से किसने शामिल हुआ है? जो PS8I, हाल ही में अमेरिका ने इसे भारत को दिया था, यह भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, इसे होस्ट भी कौन कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसे क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो क्या है मित्रों, एक प्रांत है जो उसकी स्थलीय सीमा से बहुत दूर है ना, वह है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे कौन सी है? होनोलुलु। और होनोलुलु में ही 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो हाल ही में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए थे। एक था किलौआ ज्वालामुखी और एक था मोनोलाव ज्वालामुखी। इन दोनों में हाल ही में क्या हुआ था? एक विस्फोट हुआ था, जो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? होनोलुलु। और होनोलुलु किसकी राजधानी है? तो हवाई द्वीप की। और हवाई द्वीप क्या है? तो संयुक्त अरब अमेरिका के 50 प्रांतों में से एक ऐसा प्रांत है जो इसकी मुख्य पृष्ठभूमि से बहुत दूरी पर स्थित है। यानी ये मान लीजिए अमेरिका है, तो यहाँ पर समुद्र में, प्रशांत महासागर में क्या है? हवाई द्वीप है। उसी पर इस रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसे होस्ट कंट्री कौन है? USA। ठीक है, अब प्रशांत महासागर की बात आई है, तो प्रशांत महासागर में ही क्या पाई जाती है? एक रिंग ऑफ फायर पाई जाती है। इस प्रकार से रिंग ऑफ फायर, इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी, भूकंप प्रणाली जैसी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, और ऐसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली, ये एक ज्वालामुखी है। और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसे जिब्राल्टर जनसंधि के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। तो हाल ही में किसने इसे लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कौन है? उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जारी की गई है। ये वायु खेल नीति क्या है? तो इसमें 11 खेल हवा में खेले जाएंगे और 2030 तक यह काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए जारी रखे जाएंगे। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति को जारी किया है, जो 2022 से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। और मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि भारत की महान दिग्गज खिलाड़ी मिथाली राज ने क्या कर दिया है? अब संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है मित्रों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा, इन सभी को आप नोट डाउन करना। जैसे कि आपको मिथाली राज के बारे में जानना होगा, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या है? कप्तान है। अंतर्राष्ट्रीय सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली एकमात्र महिला हैं। सर्वाधिक रन यानी 10,000 से ज़्यादा इन्होंने रन बनाए हैं। और ये सेकंड महिला ऐसी बन चुकी हैं जो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। ऐसे 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये 6 बार वर्ल्ड कप भी खेल चुकी हैं। ठीक है मित्रों, और 5 बार किसने खेला है? तो झूलन गोस्वामी, यह भारतीय क्रिकेटर बॉलर हैं, आपको याद रखना है।
और 6 बार किसने खेला है, तो मिताली राज ने। ठीक है, इन्होंने वनडे मैच कितने खेले हैं, तो कुल मिलाकर इन्होंने 232 वनडे मैच खेले, जिसमें 7,805 रन इन्होंने मारे। वहीं पर T20 मैच इन्होंने कितने खेले, तो लगभग 90 यानी 89 इन्होंने मैच खेले और लगभग 2364 रन इन्होंने बनाए। टेस्ट मैच इन्होंने कितने, कुल 12 खेले हैं और इन टेस्ट 12 मैचों में इन्होंने 699 यानी 700 रन बनाए हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा इनका रिकॉर्ड रहा है और भी बहुत सारे इनके रिकॉर्ड हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और आप सभी को ये चीज़ें पसंद भी आ रही होंगी। ठीक है मित्रों, तो ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए और अपने सभी मित्रों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट IPL बॉक्स लेकर आया हूँ, इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग ड्रीम 11 पर, सपना 11 पर क्या बना लीजिए, तब तक टीम बना लीजिए। मैं IPL बॉक्स समझाता हूँ। IPL की बात करें तो मित्रों 15वां संस्करण 2022 में इसका खेला गया था और टाटा एंड सन्स इसके क्या थे मित्रों, टाइटल स्पॉन्सर थे। विजेता टीम कौन थी, तो GT है ना, यानी गुजरात टाइटंस, और उपविजेता टीम थी इसकी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो 2008 में सबसे पहले IPL विजेता रही थी, वो इस बार उपविजेता रही है। यहाँ पर पर्पल कैप किसने पाया है, तो चहल ने यहाँ पर P कैप पहना है और O कैप यानी ऑरेंज कैप किसने पहना है, तो जो रूट ने। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना है, जो आपको दिख रहा है जो O, तो किसने पहना है, तो ये पहना है जो रूट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें आपको RBI संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। RBI के बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। तो आप सभी लोग अगर क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँचे हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है मौद्रिक नीति समिति, कौन सी मित्रों, मौद्रिक नीति समिति, ये इसने रेपो दर को 50 अंक को बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत का वृद्धि किया है। तो हाल ही में इन्होंने जो रेपो रेट दर है इसको क्या कर दिया, बढ़ाकर कितना कर दिया, 4.90% यानी 4.90% इन्होंने कर दिया है। बात करें अगर रेपो रेट की, तो ये कुछ समय पहले जनवरी फरवरी माह में कितनी थी, तो ये थी 4%, फिर मार्च अप्रैल में ये होगी 4.4% और अब ये बात आई है मई और जून की, तो ये हो गया है 4.90%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये दो करके क्यों बता रहा हूँ, तो इसका भी एक तथ्य है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो RBI का अध्यक्ष होता है ना, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, शक्तिकांत दास, यह इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी RBI का जो गवर्नर होगा वो मौद्रिक नीति समिति का भी अध्यक्ष होगा। इसमें 6 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें से 3 RBI के होते हैं और 3 सदस्य होते हैं किसके, भारत सरकार के। ठीक है, ये 2 माह में एक बार अपनी रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि अगर हम बात करें तो एक साल में 6 बार अपनी रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है मौद्रिक नीति समिति आप सभी को नंबर दिला सकती है। ये कई बार क्वेश्चन हमेशा NTPC ग्रुप D इन क्वेश्चनों में चलता रहता है, बनता रहता है, इन पेपरों में चलता रहता है, बनता रहता है। अब RBI की बात करें तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। इसके हेड प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके हेड हैं। ठीक है मित्रों, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एक्ट कब आया था और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इन तीनों चीज़ों को आप क्रम से याद रखना। इसका एक्ट तो आया था मित्रों कब, 1934 में। इसकी स्थापना कब कर दी गई, यानी इसने काम करना कब स्टार्ट कर दिया, 1935 में। और मित्रों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। तो 34, 35, 49 ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, एक एक्ट की, एक स्थापना की और एक राष्ट्रीयकरण की। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कलकत्ता में। लेकिन 1937 के बाद है ना, ठीक 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया और कहाँ लेकर आ गए, मुंबई में इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है, जो 1937 में इसमें बदलाव किया गया था। ठीक है मित्रों, आप सभी को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी आपको कुछ ललन टॉप चीज़ें बताऊंगा, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है हमारा शीतल षष्ठी पर्व, ये कहाँ पर मनाया गया, शीतल षष्ठी पर्व हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया था। और उड़ीसा कहाँ पर, तो भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ये फर्स्ट स्मार्ट सिटी है, विश्व स्तरीय प्रधानमंत्री कौशल विकास
जो हमारे क्या है संस्थान है सबसे बड़ा विश्व का बनेगा, आप सभी को याद रखना है। विश्व स्तरीय है ये, और आप सभी को याद रखना भुवनेश्वर में इसका शिलान्यास हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, अब आप सभी को उत्सव से याद रखना है, 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो लोसर, लोसार और लोसांग। तो लोसर लद्दाख में, लोसार हिमाचल प्रदेश में और लोसांग सिक्किम में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। हेमिस उत्सव आप सभी को याद रखना लद्दाख में, और बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, ये फूलों से संबंधित त्यौहार है। बथुकम्बा कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, बायो टेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 ये कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत बन सके इसके लिए बायोटेक स्टार्टअप को स्टार्ट किया गया है। बायोटेक का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी से मिलकर क्या बनता है? क्लोनिंग। ठीक है, बायोटेक बनता है और इसमें स्टेम सेल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये पॉइंट आप सभी लोग रखेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप सभी लोग इस चैनल को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैनल आपको बहुत ही कम मिलते हैं जो आपको कम समय में इतना सारा कंटेंट देते हैं और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन कराते हैं। तो मित्रों, ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कभी ना कभी आपके लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। तो जितने भी मेरे पढ़ने वाले भाई होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएंगे और सारी की सारी वीडियो को देखते रहेंगे। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बोल्टा तुर्खिनोव कप ये हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? कुश्ती प्रतियोगिता है ये कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की नई मुद्रा क्या है? नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। अब हाल ही में आपको पता है ईरान ने यहाँ पर 14 पदक जीते हैं और ये पहले स्थान पर है, और इंडिया ने इसमें 12 पदक जीतकर सेकंड स्थान हासिल किया है। इसमें 6 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 5 सिल्वर इन्होंने मिलाकर 12 पदक जीते हैं। यहाँ पर रवि दहिया आप सभी को याद रखना है कि कुश्ती में हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और किस में? तो टोक्यो ओलंपिक 2022 में, जो 2020 में होने थे, जो 2021 में हुए थे, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है मित्रों, 2020 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र 5 साल बाद एक बार पुनः भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बना है, यानी 5 वर्ष बाद पुनः से महाराष्ट्र क्या बना है? चीनी उत्पादकों का सबसे बड़ा राज्य बना है, यानी पहले स्थान पर आया है। यहाँ पर चीनी उत्पादन कितना होता है? तो 138 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में कितना होता है? तो 104 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। वहीं पर तीसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक, यहाँ पर 60 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है मित्रों, ये आप सभी लोग नोट डाउन कर लिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा की दृष्टि से भी और आप सभी की परीक्षा जो मैं लूँगा उसकी दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? इसका आंसर आपको करना होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। इसी के साथ साथ इसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हो उसके बारे में भी आपको बताना होगा। ठीक है मित्रों, तो हो सके तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मंजिल तक ले जाने के लिए कामयाब रहती हैं। ठीक है मित्रों, तो आप सभी से विदा चाहूँगा, मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। ठीक है, और भी बेहतरीन तरीके से और भी अच्छे तरीके से आप सभी के सामने सवालों को रखूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इन नोटों को नोट डाउन कर लेना। अगर आप सभी ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आपको वीकली और मंथली दोनों आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, वहाँ पर हमारी 5 महीने की पूरी करंट अफेयर की PDF पड़ी हुई है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।